भारती। पिटारा पिटारा में आज सेहतनामा। दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सेहतनामा कार्यक्रम में। मैं हूं इस कार्यक्रम में आज आपका दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी और मेरे साथ हैं जनरल सर्जन डॉक्टर प्रमोद जैन। और दोस्तों हमारी बातचीत का जो विषय रहेगा आज बवासीर और उसके उपचार। डॉक्टर प्रमोद जैन साहब, विविध भारती में आप आए, बहुत बहुत स्वागत है श्रोताओं की ओर से। मेरी तरफ से भी बहुत बहुत प्रणाम सभी लोगों को, और विविध भारती का भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमको यहाँ पर बुलाया है जी। और मैं शुरू से ही विविध भारती का बहुत फैन रहा हूँ। बचपन से मैंने काफ़ी गाने सुने हैं और बहुत ही आनंददायक विविध भारती है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। और जैसे कि हम श्रोताओं को अभी बता ही चुके हैं डॉक्टर साहब कि बवासीर एक ऐसी समस्या है जो अनगिनत लोगों में पाई गई है, और इसका निदान कैसे होगा, किस प्रकार के होते हैं, इसका उपचार क्या होगा, ये तमाम सारे पहलू हमारी आज की चर्चा में शामिल होंगे। उससे पहले दोस्तों डॉक्टर प्रमोद जैन अपने बारे में भी कुछ एक परिचय रूप में एक बात बताएंगे, तो आप वो भी सुन लीजिए। मैं जनरल सर्जन हूँ और मैं करीब 27 सालों से बम्बई में जनरल सर्जरी कर रहा हूँ, और मेरा हॉस्पिटल है संजीवनी हॉस्पिटल जो दहीसर मुंबई में है। जी डॉक्टर साहब, अब देखिए ये तो परिचय की बात हुई, और अब हम एक आज का जो विषय है उस पर आते हैं। सबसे पहले एक कोई ना कोई मरीज आपके पास आए और ये कहे कि डॉक्टर साहब गुदा स्थान से रक्त आता है, तो आप क्या कहेंगे? ये सुनने वाले भी जानेंगे कि गुदा स्थान से रक्त आना, उसका कारण क्या है और क्यों होता है ये सब। रक्त गुदा स्थान से आने के बहुत सारे कारण हैं, और जैसे ही हम रक्त को देखते हैं एकदम टेंशन में आ जाते हैं, घबरा जाते हैं कि भाई ये खून आ कहाँ से रहा है, और तुरंत हम डॉक्टर की तरफ भागते हैं। और कुछ लोग इतने ज़्यादा घबरा जाते हैं कि वो नीम हकीम के पास भी भाग जाते हैं। यूजुअली ब्लड आने का मेन जो कारण है वो है पाइल्स बवासीर भी बोलते हैं अपन हिंदी में, तो वो मेन कारण है। पर इसके अलावा बहुत सारे अन्य कारण भी हैं, जैसे फिशर, पॉलिप, फिस्चुला, छाले हो जाते हैं जिनको अल्सर बोलते हैं। कभी कभी कैंसर भी गुदा में ब्लड का कारण हो सकता है, और भी कई तरह की सूजन वाली जो बीमारियां हैं जो कि अंदर छाले पैदा करती हैं अपने आंतों में, वहाँ का ब्लड भी गुदा से ही बाहर आता है, इसलिए वो भी एक कारण है। लेकिन इसमें असमंजस पैदा ना हो, और जब प्रारंभिक रूप से रक्त देखता है मरीज कि गुदा स्थान से शौच के आसपास या उसके बाद में या पहले रक्त आता है जोर लगाने पर और आपके पास आता है, तो आप क्या कहेंगे ये पाइल्स या बवासीर दरअसल है क्या, और इसके लक्षण क्या क्या हैं? एक्चुअली पाइल्स जो है वो कुदरती, जो एक छोटी साइज में पाइल्स कुदरती दी हुई है, सभी को दी हुई है, और उसका 3 पाइल्स हमारी रहती हैं, सभी में रहती हैं। अच्छा। और उसका काम भी है, उसकी उपयोगिता ये है कि वो हमको अपने जो गैस है और जो संडास है उसको कंट्रोल करने में सहायक होती है। पर कभी कभी जब वो बढ़ जाती है, कारण मैं आपको बाद में बताता हूँ, पर जब वो बढ़ जाती है तो हमारे लिए वो तकलीफ वाली बात हो जाती है और हम उसको बवासीर की बीमारी बताते हैं। ये करीब 4% लोगों में होती है। पाइल्स जब भी होएगी तो एक तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेनलेस ब्लीडिंग। अच्छा। बिना दर्द के अगर खून जा रहा है और वो भी एकदम चमकीले लाल रंग का है, तो पहला जो डायग्नोसिस है वो ये है कि ये पाइल्स हो सकता है। 99% ये पाइल्स है, क्योंकि ये पेनलेस है, एकदम लाल रंग का है और पिचकारी की तरह बाहर आता है। कभी कभी ब्लीडिंग न होके दर्द चालू हो जाता है, क्योंकि पाइल्स के अंदर सूजन पैदा हो जाती है। सूजन होने से दर्द पैदा हो जाता है। किसी किसी में पाइल्स की वजह से थोड़ा थोड़ा सिक्रीशन बाहर आता है और गुदा के आजू बाजू वो वहां पर खुजली पैदा करता है, तो किसी किसी को ये खुजली भी पैदा हो जाती है।
तो ये तो आपने वो लक्षण बताए जो आम लक्षण होते हैं भाई, जिसमें पाइल्स या दोस्तों बवासीर कहा जाता है, वो अमूमन कई लोग जानते हैं, कई लोग इसके शिकार हैं। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे दोस्तों। लेकिन डॉक्टर साहब, यहाँ एक प्रश्न उठता है कि कई एक बातचीत में कहा जाता है कि भाई रक्त तो नहीं आता, आपस में बात होती है, तो ये तो खूनी बवासीर नहीं है, ये बादी वाला बवासीर है। तो ये क्यों कहा जाता है? एक्चुअली मेन जो पाइल्स जिसको हम बोलते हैं, जिसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं, वो इंटरनल पाइल्स होते हैं जो कि यूजुअली ब्लीड करते हैं, बाहर आते हैं और ब्लीड करते हैं। कुछ पाइल्स बाहर की तरफ भी हो जाते हैं, उनको सेकेंडरी पाइल्स बोलते हैं। गुदा स्थान के जो बाहर पाए जाते हैं, बाहर पाते हैं, और यूजुअली वो खून उनमें रक्त नहीं बहता है, इसलिए वो मांस वाले पाइल्स बोलते हैं, और उसको आम भाषा में बादी वाले पाइल्स बोलते हैं। ये हम जानना चाहेंगे आपसे डॉक्टर साहब इसी क्रम में कि ये कितने प्रतिशत लोगों में पाई जाती है बीमारी? अमूमन मान लीजिए 100 मरीज आते हैं तो कितने उसमें पाइल्स के शिकार होते हैं? एक्चुअली जनरल पॉपुलेशन जो कि नॉर्मल पॉपुलेशन है, उसमें 4% लोगों में पाइल्स कभी न कभी होगी। वो कारण क्या है कि क्यों होगी, ये आवश्यक होता है? यूजुअली कारण इतना क्लियर नहीं होता है, पर फिर भी अक्सर जो देखा जाते हैं जो फैक्टर हैं वो ये हैं कि कब्जी जिनको ज़्यादा रहती है उनको पाइल्स होने का ज़्यादा संभावना हो जाती है, क्योंकि वो कब्जी के टाइम पे संडास में बैठ के स्ट्रेन करते हैं, जोड़ लगाते हैं, तो वो जो पाइल्स एक पर्दे की तरह अटैच रहते हैं संडास के आजू बाजू, वो धीरे धीरे नीचे खिसकने लग जाते हैं और हमको लगता है कि अब पाइल्स हमारे बढ़ रहे हैं। और जब कठोर संडास उससे टच होके बाहर निकलता है तो वो उसको इंजुरी करता है, छीलन कर देता है। छीलने से और उस पर प्रेशर पड़ने से वो फट के एकदम पिचकारी की तरह लाल रंग का खून अपने को बाहर से ऐसा मिलता है, प्रतीत होता है। एंड चूंकि वो अंदर के पाइल्स हैं तो वहां पे वो दर्द नहीं होता है। और जब हम कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम संडास करके उठते हैं और देखते हैं कि वहां ब्लड पड़ा हुआ है कमोड में, तो पेनलेस ब्लीडिंग, बिना दर्द के अगर ब्लीडिंग लाल रंग की है तो पाइल्स होने का 99% संभावना है। और कभी कभी ओल्ड एज भी, जिसमें कि वो भले ही उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं हो, पर ओल्ड एज में धीरे धीरे वो लैक्स हो जाते हैं टिश्यू, तो वो जो पाइल्स के जो वो हैं वो धीरे धीरे ढीले होके नीचे आने लग जाते हैं, तो पाइल्स ओल्ड एज में भी आ सकती है। तीसरा कारण है कभी कभी प्रेगनेंसी के तुरंत बाद अक्सर महिलाओं को पाइल्स हो जाती है, क्योंकि जब बच्चे पेट में रहता है तो वो वेंस एंड आर्टरी पे प्रेशर देता है जी, तो ये वेंस फूल जाती हैं, नीचे गुदा स्थान पे पाइल्स बढ़ जाती हैं, जो कि धीरे धीरे ऑटोमेटिकली कम हो जाती हैं और ठीक हो जाती हैं। कभी कभी कैंसर, अगर आंतों में, बड़ी आंत में कैंसर है, उसका भी फर्स्ट लक्षण पाइल्स होता है। अच्छा, तो हमको बहुत ध्यान देना चाहिए, पाइल्स को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। ये आपने बहुत ही अच्छी और गंभीर बात बताई, लेकिन बहुत ही सहजता से आपने बता दी। लेकिन एक कारण वाली बात जब कर ही रहे हैं तो हम ये जानना चाहेंगे कि संपूर्ण प्रतिशत जो आपने बताया कि 4% होता है, तो क्या ये इसकी खास वजह ये मान ली जाए भारत जैसे खान पान वाले देश में कि गर्म खाना होता है, मिर्ची वाला खाना होता है, ये कारण होता है? एक्चुअली मिर्ची वाला खाना तो है ही, इसके अलावा हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ओवरवेट रहते हैं, पानी अगर कम पिया, और हमारी जो इंडियन सीटिंग होती है उसमें थोड़ा स्ट्रेन ज्यादा पड़ता है। अच्छा, और हैबिट भी होती है लोगों की, वो सब कारण हो सकते हैं। तो देखिए लाइफस्टाइल भी इसमें एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, आपका कहने का मतलब ये है? जी सर। और कई जगह हम ये पढ़ते हैं, उसमें आपसे एक हम जानना चाहेंगे कि बड़े बड़े अखबारों में छोटे छोटे विज्ञापन आते हैं जिसमें इस तरह की बातें कही जाती हैं, लेकिन चिकित्सक का नाम कहीं दिखाई नहीं देता। पाइल्स चंद दिनों में ठीक कर दिए जाएंगे, कहीं ऑपरेशन की जरूरत नहीं, एक पुड़िया लेते ही काम खत्म हो जाएगा। जो हमारे सुलभ शौचालय वगैरह होते हैं वहाँ भी ऐसे ऐसे कुछ ब्रोशर लगे होते हैं, चिपके होते हैं, जहाँ यूरिनल के लिए इंसान जाता है, खासतौर से पुरुष जाते हैं, और ये पता चलता है वो विज्ञापन भ्रमित करते हैं या वाकई ऐसा कुछ होता है या केवल झोला छाप डॉक्टरों की ये करतूतें हैं। विद ड्यू रेस्पेक्ट टू ऑल अदर पीपुल, मैं सोचता हूँ कि जब अभी हम सब पढ़े लिखे हैं और अब आजकल के ज़माने में तो हमको सब पता है कि कहाँ पे डॉक्टर है, किस टाइप का डॉक्टर है, उसकी डिग्री का पता है, तो इस ज़माने में हम कहीं पे भी घुस जाएंगे तो ये तो अपनी खुद की ही गलती कहलाएगी। आपको हर प्रोफेशन में, हर
टाइप के लोग मिलेंगे। ये आपके विवेक पे डिपेंड करता है, आपके इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है कि आप कितना बेनिफिट किस डॉक्टर का ले सकते हैं। जी जी जी। तो ये तो समझना होगा कि भाई विज्ञापनों के भ्रम में ना आते हुए सही चिकित्सक से सही निदान करके सही इलाज करवाएं। जी सर। तो पाइल्स या बवासीर अमूमन सभी लोग जानते हैं, लेकिन ये अन्य कई ऐसी बीमारियां भी हैं जो पाइल्स होने का भ्रम पैदा करती हैं। कई मरीज आपके पास ऐसे आते होंगे, उनको दरअसल पाइल्स नहीं होता, लेकिन वे समझने लगते हैं अन्य बीमारियों के कारण। तो ऐसा क्यों होता है? जी सर, आपने बहुत ही सही बात बताई है, क्योंकि मेरे पास भी इतने पेशेंट आते हैं, हमेशा हर चीज को पाइल्स ही बोलते हैं कि मेरे को पाइल्स हो गया, ये हो गया, और मैं इतने दिनों से दवा ले रहा हूँ, ये मेडिकल स्टोर पे जाके दवा ले ली है, पड़ोसी से पूछ के दवा खा ली है। पर जब हम देखते हैं तो कितनी बार पाइल्स के अलावा बहुत सारी अन्य बीमारियां भी होती हैं जो कि पाइल्स जैसी प्रतीत होती हैं। जैसे फिशर एक तरह का क्रैक हो जाता है, संडास के रास्ते क्रैक हो जाता है, जिसकी वजह से इट इज वेरी पेनफुल, बहुत ज्यादा दर्द होता है। संडास जाने के टाइम दर्द होगा और साथ में संडास के साथ लग के थोड़ा सा खून आएगा जी, लाल रंग का आता है। तो वो पाइल्स नहीं है, ये क्लियर समझना बहुत जरूरी है। और वो फिशर जो है, वो पाइल्स और फिशर में डिफरेंस इसलिए समझना बहुत जरूरी है कि फिशर एक छोटी चीज है, उसको 99% हम मेडिसिन से ट्रीट किया जा सकता है अगर तुरंत उसका इलाज चालू कर दें तो जी। उसके लिए हमको ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी ही नहीं 99%, और पड़ी भी तो वो छोटा ऑपरेशन होता है, जबकि पाइल्स इज अ डिफरेंट थिंग। एक और है फिस्चुला को भी लोग बवासीर बोल के आते हैं। फिस्चुला एक अलग ही चीज है। वो क्या है? उसमें एक फोड़ी जैसा हो जाती है, जो फोड़ी कभी भी ठीक नहीं होती है। पेशेंट बोलता है कि मेरे को एक फोड़ा हुआ है डॉक्टर साहब, उसमें पीप आता है, ठीक हो जाता है, मेरा तो अपने आप ही ठीक हो गया था, फिर वापस आया, अभी थोड़े दिन पहले वापस आ गया। इस तरह से बार बार होता है। तो उसको एक फोड़ी है जो एक नासूर की तरह रहती है और वो कभी भी ठीक नहीं होती है। उसका कारण ये कि ये फिस्चुला होता है बेसिकली, जिसका एक एंड एनस के अंदर खुलता है, हाथ के जो लास्ट पार्ट एनस है उसके अंदर खुलता है। इस वजह से ये कभी भी बाहर से बंद नहीं होता है, क्योंकि अंदर से बार बार कीटाणु उसमें प्रवेश करते हैं। ये फिस्चुला हो गया। इसके अलावा कभी कभी ओल्ड एज में या इवन यंग एज में भी पूरा आंत का जो नीचे से भाग नीचे की तरफ खिसक जाता है, उसको हम रेक्टल प्रोलैप्स बोलते हैं, काज कहते हैं उसको, काज। तो वो ऐसा प्रतीत होता है कि भाई ये तो पाइल्स है, बट वो पाइल्स नहीं है, वो प्रोलैप्स है, जो कि बहुत सीरियसली लेने की चीज है। हमको इसका ट्रीटमेंट बहुत ही अलग ढंग से करना पड़ेगा। इसके अलावा कभी कभी पॉलिप आ जाते हैं। पॉलिप एक तरह का, आप मान लीजिए मस्सा, बड़ा वाला मस्सा जो कि टंगा हुआ है, वो जब हम संडास करेंगे तो वो नीचे उतरेगा, बाहर दिखेगा, वापस अंदर चला जाएगा। तो लोग सोचते हैं ये पाइल्स है, और वो कभी कभी ब्लीड भी करता है क्योंकि उसमें ट्रामा हो जाता है, इंजुरी हो जाती है, तो वो भी हमको पाइल्स जैसा दिखता है, पर वो पाइल्स नहीं, वो पॉलिप है। और कभी कभी कैंसर का फर्स्ट साइन पाइल्स होता है। ये आपने अभी बताया जैसा कि बड़ी आंतों का जो कैंसर होता है, अगर एक पर्टिकुलर एज के बाद अगर ये हमको दिख रहा है, और उसके साथ और भी, जैसे कि नियमित जो संडास करते थे उसकी जगह अलग अलग 2 बार की जगह 4 बार जाने लगे, या एकदम कम जाने लगे, कॉन्स्टिपेशन हो गया है, मतलब अनियमित संडास हो रहा है, और साथ में पाइल्स अचानक पैदा हो गए हैं, खून बराबर जा रहा है, तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि कहीं कैंसर का भी हमको इवेल्युएट करना चाहिए। और उसके लिए मैं आपको आगे जांचें बताऊंगा। और भी कई तरह कारण हैं, अंदर से ब्लड आता है, वो लोग सोचते हैं पाइल्स हैं, अंदर छाले हो जाते हैं, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन्स डिजीज, कभी कभी सिंपल डिसेंट्री में भी ब्लीडिंग होएगा, आदमी सोचेगा अरे मेरे को तो पाइल्स हो गए हैं, बट वो डिसेंट्री होती है जी। इस तरह की जो सूजन वाली जो अन्य बीमारियां हैं जिसमें छाले हो जाते हैं, उसमें भी ब्लीडिंग हो सकती है, और वो पाइल्स की तरह प्रतीत होती हैं। लेकिन आप ऐसा कैसे कंफर्म कर पाते हैं कि इन तमाम बीमारियों को पाइल्स नहीं कहा जाए? दरअसल जो पाइल्स है उसे ही पाइल्स आप बताएं मरीज को, वो परीक्षण कैसे करते हैं, आप कंफर्म कैसे करते हैं? अक्सर अगर पेशेंट अपनी हिस्ट्री ध्यान से अगर दे, और डॉक्टर अगर प्रॉपरली उसकी बात सुने, ढंग से सब बात सुने, तो केवल हिस्ट्री, मतलब वो जो बोल रहा है, उसको जो तकलीफ है, उससे ही हम 99% डायग्नोस कर सकते हैं कि ये पाइल्स है, बशर्ते वो सही बताए। वो पूछने वाले पे भी, डॉक्टर को भी पूछना पड़ता है एंड उसको समझना पड़ता है। ही शुड गिव टाइम टू पेशेंट। जी। अगर उसकी हिस्ट्री प्रॉपरली ली जाए तो बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के 99% गैस किया जा सकता है कि ये पाइल्स है। जैसे मैंने बोला कि पेनलेस ब्लीडिंग आफ्टर स्टूल, संडास के साथ या संडास के जस्ट बाद अगर बिना दर्द के
खून एकदम पिचकारी की तरह गिर गया, 99% इट इज पाइल्स। लेकिन कुछ जैसे ये जो आपने हिस्ट्री का बताया कि मरीज अपनी बातें बताकर आपको ये जानकारी देता है, लेकिन फिजिकली भी कोई परीक्षण आप करते जी हैं? सर, जी। जैसे ही हमको ये पता लग जाता है कि ये पाइल्स है तो भी हमको आगे के कंफर्मेशन जरूरी है। ये तो गैस था, पर हमको कंफर्मेशन के लिए हम उसका गुदा का एग्जामिनेशन करते हैं। तो गुदा के आजू बाजू देखते हैं तो बाहर जो पाइल्स दिख सकते हैं लटके हुए, उनको एक्सटर्नल पाइल्स बोलते हैं। उसके बाद हम उंगली अंदर डाल के पर रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं। उससे हमको अगर कोई घाव वगैरह है या कोई ट्यूमर है, जो कैंसर वगैरह जिसे बोलते हैं, अगर वो है तो उससे उंगली से हमको पता लग जाएगा। इसके बाद हम एक छोटा सा स्कोप डालते हैं, उसको बोलते हैं प्रोक्टोस्कोप या एनोस्कोप। वो डाल के अंदर हम चेक करते हैं कि पाइल्स हैं या नहीं है। अगर पाइल्स हैं तो वो फूली हुई बाहर दिखती हैं, वो ब्लीडिंग करती हुई भी दिख सकती हैं, बिना ब्लीडिंग करते हुए भी दिख सकती हैं। इसके बाद हम अगर ऐसा लग रहा है कि अभी भी कंफर्म पूरा नहीं है तो एक सिग्मोइडोस्कोप होता है जो उससे भी थोड़ा और ऊपर तक सिग्मोइड तक जाता है, उससे कंफर्म करते हैं। और बाहर स्क्रीन पर दिखता है, ये हम डायरेक्ट देख सकते हैं। ओके। ये एनोस्कोप होता है, वो तो एक होलो एक नली टाइप है जो अपन डायरेक्ट देख रहे हैं, टॉर्च डाल के अंदर से देख लेते हैं। तो उसमें कोई बहुत ही सिंपल चीज है ये, और हर जगह प्राइमरी सेंटर में भी ये अवेलेबल है। सर्जन बिल्कुल बिना खर्चा किए ये डायग्नोस कर सकता है। तो दोस्तों ये ज़रूर ध्यान रखिए, आप देहात में रहते हों, कस्बे में रहते हों, छोटे नगर में रहते हों या छोटे टाउन में, या जहां भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो सरकार की ओर से वहां पर मुहैया कराए गए हैं, वहां भी इसका निदान हो सकता है, इलाज हो सकता है। अगर सावधानी और बचावपूर्ण क्रियाओं को किया जाए तो इलाज की आवश्यकता ही नहीं होती। तो वे सावधानियां या प्रिकॉशंस क्या क्या हैं? हमको कारण हटाने पड़ेंगे। जिस कारण से बवासीर हुआ उस कारण को हटा देंगे, मतलब वो सावधानी होगी। जी, तो सबसे बड़ा कारण तो ये था कि हमारा कब्जी की वजह से हम जोर लगाते हैं संडास में, तो हमको कब्जी नहीं रहना चाहिए। वो हर काम करना है जिससे कि हमारे कब्जी नहीं रहे, कॉन्स्टिपेशन नहीं रहे। तो कॉन्स्टिपेशन नहीं रखने के लिए हमको पानी बहुत ज्यादा पीना है, लिक्विड ज्यादा लेना है। अगर कोई आपको बीमारी है जिससे कि आपको पानी नहीं पीने का कोई डॉक्टर ने बोला है तो वो बात अलग है, अदरवाइज आपको पानी हमेशा ज्यादा पीना चाहिए। हाई फाइबर डाइट, ज्यादा रेशे वाली सब्जियां, फ्रूट्स वगैरह, कोई बहुत महंगे फ्रूट्स खाने का जरूरत नहीं है। अपनी सिंपल ककड़ी भी फाइबर देती है, मूली भी फाइबर देती है, शलजम भी फाइबर देता है, पत्ता गोभी, फूल गोभी, कुछ भी जो भी अपने को मिलता है वो हम खा सकते हैं। रेशेदार पदार्थ कोई महंगे नहीं होते हैं, पर आप और फ्रूट्स भी आप जूस मत लीजिए, पूरा खाओ ताकि रेशे अंदर जाएं। ये अंदर जाके पूरा आपका जो आंतों का जो सिस्टम है उसको मालिश करते हुए निकलते हैं बाहर। ओहो, मसाज करते हैं। मसाज करते हुए तो आपको अन्य तरह की बहुत सारी बीमारियों में भी फायदा देंगे, जैसे कैंसर वगैरह भी उन लोगों में कम होते हैं जो शाकाहारी होते हैं। और यहाँ पे आपको कब्जी कम कर देंगे, तो आप जब स्ट्रेन नहीं करेंगे तो पाइल्स होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। इसके अलावा खान पीन में भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। वो क्या क्या है? जो एकदम तीखा, बाहर का तेल, जिसमें कि आपका इंटेस्टाइन अपसेट हो रही है, बार बार आपको संडा जाना पड़ रहा है, बार बार स्ट्रेन पड़ रहा है, वो आप कम रखेंगे तो बेटर रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आहार विहार सही होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए खाना, और कम मिर्च मसालों वाला, कम भुना तला, ये सही आपका कहना है। लेकिन कई ऐसे हमारे बहुत खाद्य प्रेमी हैं जो कि बाहर के भोज्य पदार्थों में काफी रुचि रखते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, होटल में जाएं, वो रेगुलरली जाएं, कोई दिक्कत नहीं। पर सबसे पहले बैठने के बाद सलाद की 3 प्लेट का ऑर्डर कर दें। तो सूप के साथ सलाद खूब सारा खाएं, पेट भर के खा लें, फ्रूट्स और मंगा लें, वो भी पेट भर के खा लें। फिर जो जगह बचे उसमें अपना जो भी खाना है वो उतना टेस्ट लेके खा लें। जो प्रिय भोजन है वो भी खा लें, लेकिन वो अपने आप ही कम मात्रा में ही वो अपने आप कम मात्रा में हो जाएगा और उसका मजा भी उनको ज्यादा आएगा। लगातार विस्तार से हम जानना चाहेंगे आपसे, उपचार जो है बवासीर का वो कैसे आप करते हैं और किन किन प्रकारों से करते हैं और कितनी स्टेजेस में वो होते हैं? शुरू में पेशेंट जब आता है और तो हम ये डिसाइड करते हैं कि ये किस स्टेज पे चल रहा है। 4 स्टेज पे पाइल्स होती हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज। फर्स्ट स्टेज में पाइल्स स्टार्ट होती है और पहली बार वो ब्लड लेके आता है पेशेंट, पर हम देखते हैं कि वो बाहर नहीं आ रही है, अंदर ही दिखती है। जब वो संडास करने बैठता है तब भी वो बाहर नहीं निकलती है, तो वो स्टेज फर्स्ट हो गई। स्टेज सेकंड में वो बाहर आती है पर अपने आप अंदर चली जाती है। हमको
खुद को धक्का देकर अंदर नहीं करना पड़ता है। तो हम हिस्ट्री में पूछते हैं कि भाई कुछ मस्सा आ रहा है क्या बाहर, कुछ मांस जैसा बाहर आता है क्या, तो पेशेंट बोलता है कि हाँ साहब बाहर आता है पर अपने आप चला जाता है, मेरे को कुछ नहीं करना पड़ता है। वो सेकंड स्टेज हुई। थर्ड स्टेज ऐसी स्टेज होती है जिसमें कि वो बाहर आने के बाद पेशेंट बोलता है कि साहब वो मेरे को उंगली से अंदर करना पड़ता है, नहीं तो वो वापस बाहर आ जाती है। तो वो थर्ड स्टेज हो गई। फोर्थ स्टेज ऐसी होती है कि वो उंगली से अंदर डालता है पर वो तुरंत अंदर रहती ही नहीं है, वो बाहर की बाहर ही लटकी रहती है। सो दिस इज मोस्ट सीवियर कंडीशन, फोर्थ स्टेज हो गई। तो फर्स्ट स्टेज के लिए हमको बहुत ही सिंपल वे में भी हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको कि डाइट में फाइबर डाइट लेंगे, कॉन्स्टिपेशन को कम रखना है, कब्जी कम रखना है, एक्सरसाइज करना है, मॉर्निंग में व्यायाम करेंगे, वजन हमको बढ़ने नहीं देना है, हमारा पानी बहुत पीना है। ये सब चीजें अगर हम रखेंगे तो यूजुअली वो कॉन्स्टिपेशन खत्म होते ही आपका ऑटोमेटिकली जो पहले डिग्री का पाइल्स है वो ठीक हो जाता है। खान पीन का जैसा मैंने बताया वो सब प्रिकॉशन हम लेंगे तो बिना दवा के भी ठीक हो जाएगा। फिर भी अगर हमको तकलीफ हो रही है और डर लग रहा है और ब्लीडिंग फिर भी चालू है तो हम ट्यूब भी लगाते हैं वहां पर। संडास की जगह ट्यूब लगाने के दो फायदे होते हैं कि एक तो वो चिकनाहट हो जाती है तो उससे उसको इंजरी नहीं होगी तो ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। सेकंड, थोड़ा उसमें एनेस्थीसिया का भी इफेक्ट रहता है तो आपको अगर दर्द है तो वो दर्द कम हो जाएगा, महसूस नहीं होगा, दर्द महसूस नहीं होगा। इसके अलावा दवाइयां भी हैं जो कि डेफिनेटली इफेक्टिव हैं। चिकित्सक की सलाह से आप लेंगे, महीने भर की गोली खाने के बाद एकदम ठीक हो सकता है। इसी तरह से अगर सेकंड डिग्री की पाइल्स है और ये फर्स्ट डिग्री की पाइल्स और सेकंड डिग्री की पाइल्स सपोज इन सब चीजों से बिना दवा के या दवा खाने के बाद भी ठीक नहीं होती हैं तो हमको कुछ प्रोसीजर करने से भी ये ठीक हो जाते हैं। जैसे उनको नॉन सर्जिकल प्रोसीजर बोलते हैं क्योंकि हम उसमें चीरा फाड़ी नहीं कर रहे हैं, इसलिए नॉन सर्जिकल हुए। जैसे बैंड लाइगेशन, हम उसमें एक रबर का उसको खींच के उसकी जड़ पे एक रबर का बैंड बांध देते हैं। रबर का बैंड बांधने से उसकी खून सप्लाई बंद हो जाती है और वो सूजन में आ जाती है, सूजन आके अल्टीमेटली मर जाती है और वहां पे फाइब्रोसिस हो जाता है तो वो पाइल्स क्योर हो जाती है। इसी तरह से कभी कभी हम उसको इंजेक्शन से भी मार सकते हैं, स्क्लेरोथेरेपी बोलते हैं। कभी कभी हम गरम उसको हीट कोगुलेशन बोलते हैं, उसके ऊपर इतनी गर्मी देते हैं कि वो कोगुलेट हो जाती है जी, वो भी कर सकते हैं। कभी कभी हम जो उसको फ्रीज करके उसको आइस करके भी कर सकते हैं। इनके अलग अलग मशीनें आती हैं, इनके जरूरी नहीं कि ये सब चीजें हो ही हो, पर कभी ठीक भी हो जाती हैं, कभी कभी इनसे ठीक नहीं भी होती हैं, तब हमको सर्जिकल प्रोसीजर में जाना पड़ता है। और उसमें हम शल्य क्रिया में जो एक स्टैंडर्ड का शल्य क्रिया हो रही है जो कि हमारे पुराने जमाने से चल रही है, अपने इंडिया के सुश्रुत के जमाने से वो चल रही है और उसमें विवरण भी है। उसमें हम बेसिकली क्या करते हैं कि पेशेंट को थोड़ा सा एनेस्थीसिया दे देते हैं ताकि उसको दर्द नहीं हो। एनेस्थीसिया दो तरीके से दिया जा सकता है, वहीं पे इंजेक्शन लगा के उसको सुन कर दें या पूरा उसको बेहोश कर दें जी, या स्पाइनल एनेस्थीसिया देके आधा भाग वो जगह को सुन्न कर दें, लोकल एनेस्थीसिया या स्पाइनल एनेस्थीसिया या जनरल एनेस्थीसिया। अभी हम क्या करते हैं इसमें कि पाइल्स को बाहर लेते हैं, उसका रूट देखते हैं, उसके रूट को लाइगेट कर देते हैं, बाद में पूरी पाइल्स को सेपरेट करके उसको बांध के काट के निकाल देते हैं। ये बेसिक जो सर्जरी है ये कई सालों से चल रही है और आज भी चल रही है क्योंकि ये 100% क्योर है। लेकिन वर्तमान में वहां से लेके अभी तक जो नई तकनीकें आई हैं जिससे आप जो कह रहे हैं, तो नई तकनीक में क्या सर्जरी है? नई तकनीक में अभी में एक आई है जो कि बेसिकली पाइल्स को इस तरह से नहीं निकालती हैं जैसे कि हम अभी सर्जरी में हमने देखा ओपन टेक्निक में। इसमें हम क्या करते हैं कि पाइल्स को वैसा ही पड़ा रहने देते हैं क्योंकि ये पर्दा लटका हुआ है एक तरह से। हम उसके ऊपर का जो म्यूकोजा है, जो उसकी जो चमड़ी अंदर से जो चमड़ी उसको म्यूकोजा बोलते हैं, वो करीब 1.5 इंच का या 2 इंच का म्यूकोजा को हम कट करके स्टेपल कर देते हैं। अच्छा, तो कट करके स्टेपल करने से बाहर की जो पाइल्स हैं वो अंदर खिंच जाती हैं, पुल हो जाती है अंदर जी, और वो टैग हो जाती है अंदर। और चूंकि उनकी ब्लड सप्लाई भी खत्म हो गई है तो वो धीरे धीरे श्रंक हो जाती हैं। तो पाइल्स जो बाहर लटकी हुई हैं वो भी अंदर चली गई और वो धीरे धीरे साइज में भी कम हो गई। इसको प्रोसीजर फॉर प्रोलैप्स हेमरोइड बोलते हैं, PPH। अच्छा। ये स्टेपलर मेथड है। इसमें गन आती है, वो गन से एक ही बार में काम हो जाता है। और इसका एडवांटेज उससे ये ज्यादा है
कि ये पेनलेस है। अच्छा, पेनलेस क्यों है? क्योंकि जिस जगह पे ये सब कट और स्टेपल होता है वो जगह नॉन सेंसिटिव होती है, वो सेंसिटिव नहीं होती है। जबकि ये जो हम अभी तक जो सर्जरी करते आए हैं वो नीचे की तरफ होती है और वो बहुत सेंसिटिव एरिया है। एनस इज ए वेरी सेंसिटिव एरिया, तो वहां पे थोड़ा दिन उनको पेन जरूर रहता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह पीपीएच ही अच्छा है, कभी कभी वो प्रोसीजर ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि इसके। तो हम हर जगह पीपीएच नहीं करते हैं, डॉक्टर अपनी चॉइस पे बेस्ट ट्रीटमेंट पेशेंट को करके देता है, उसकी आयु और जो रोग है उसकी अवस्था को देखकर जानकर। डॉक्टर साहब, हमने कई बार ये भी सुना है, आम भाषा में कहा जाता है भाई पाइल्स का ऑपरेशन हुआ है फला फला आदमी को, लेकिन उसका पड़ोसी या उसका समझदार जो दोस्त है, कुछ ज़्यादा ही समझदार होते हैं, वो कह देते हैं अरे कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये ऑपरेशन के बाद भी फिर से आ जाते हैं। तो ये क्यों कहा जाता है? एक्चुअली पाइल्स जो ट्रीटमेंट है वो बेसिकली हम एबनॉर्मल चीज को वापस नॉर्मलिटी पे ला देते हैं। जो पाइल्स बड़े हो गए थे, सूज गए थे, ब्लीड कर रहे थे, उनको वापस लाके अपनी अपनी जगह पे फिट कर देते हैं। पर अगर पेशेंट ने डॉक्टर की बात बिल्कुल नहीं सुनी, वापस उसको कॉन्स्टिपेशन है, कब्जी है, उसके वो सारे फैक्टर हैं जो इसकी वजह से उसको पहले पाइल्स हुई थी तो आज भी होगी, क्योंकि फैक्टर वो के वही हैं। जी जी जी। तो वापस होने ही वाला है। तो इसलिए हमेशा डॉक्टर पेशेंट को समझा के भेजता है कि भाई तेरे को ये चीजें करनी है और ये चीजें नहीं करनी है। अक्सर लोग समझते हैं और उनको कभी भी पाइल्स दोबारा नहीं होती है जी। अक्सर लोग समझते हैं और उनको दोबारा कभी पाइल्स नहीं होती है। पर कुछ लोग होते हैं वो सोचते हैं कि डॉक्टर को बोलने दो, हम हमारे हिसाब से चलेंगे, उनको पाइल्स होती है और वो लोग फिर जाके बोलते हैं कि ये तो दोबारा होने वाली है। तो ये भ्रम फैल जाता है जी सर, कि ये ठीक नहीं होता है। दरअसल सावधानी जो आप बताते हैं उसे अगर ताउम्र पालन किया जाए तो निजात मिल जाती है। जी सर। और बवासीर या पाइल्स ना हो, लोग इससे घबराएं नहीं, भ्रम में न पड़ें। इसके लिए आज के इस प्रोग्राम के आखिर में चलते चलते हमारे सुनने वालों को क्या संदेश आपकी ओर से है? मैं मेरे प्रिय श्रोताओं को सबसे पहले ये बोलना चाहता हूँ कि कोई भी बीमारी हो, चाहे वो बवासीर हो या कोई भी तकलीफ है, तो हमको सबसे पहले बिना घबराए उपयुक्त डॉक्टर के पास जाना चाहिए। पहले ये पता करना चाहिए कि ये इसके लिए कौन डॉक्टर है। नहीं तो हमारा जो फैमिली फिजिशियन है, जो कि क्वालिफाइड फैमिली फिजिशियन है, उसके पास जाना चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि भाई ये चीज हो रही है, मेरे को अभी क्या करना है। तो एक बार उसने बताया कि ये पाइल्स है तो आपको सर्जन के पास जाना पड़ेगा। सर्जन के पास जाने के बाद आपको घबराने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि 90% टाइम अगर आप अर्ली टाइम में जाएंगे, हमेशा कोई भी बीमारी होती है उसका जैसे ही लक्षण चालू होता है हमको डॉक्टर के पास जाके राय ले लेनी चाहिए। जी जी। ताकि 99% वो तुरंत इलाज हो जाएगा और हमारी तकलीफें कम होंगी, हमको पैसा का खर्च भी कम होगा और हमारी जो शारीरिक तकलीफें हैं वो बहुत कम हो जाएंगी। तो जैसे ही हमारे लक्षण आते हैं वैसे ही हमको डॉक्टर के पास जाना है। जैसे ब्लीडिंग हुई तो तुरंत हमको डॉक्टर के पास जाना है। एक बार अगर उनको पता लग गया कि आपके पास पाइल्स है, तो जैसे मैंने बताया, दवा से और अपने व्यवहार से, एक्सरसाइज, पानी ज्यादा पीना, फाइबर डाइट, ये सब चीजों से ऑटोमेटिकली हमारी पाइल्स ठीक हो जाएंगी। जीवनचर्या को संयमित कर लें, समायोजित कर लें और इंतजार न करें बीमारी के बढ़ने का और चिकित्सक की राय ले लें। और अगर बाय द वे बीमारी बढ़ भी गई है तो भी डरने का जरूरत नहीं, क्योंकि अभी इतने अच्छे इलाज हो चुके हैं और सर्जन्स भी इतने अच्छे हो चुके हैं कि आपको ऑपरेशन में भी तकलीफ नहीं होती है और ऑपरेशन के बाद तो बिल्कुल तकलीफ है ही नहीं, और वो परमानेंट क्योर हो जाता है। और आगे की दिनचर्या अगर आपने ठीक रखी तो 100% पूरा जिंदगी भर हम सुख से रह सकते हैं। इसमें एक और पॉइंट ये है कि शुरू में कुछ लोग सोचते हैं कि डॉक्टर के पास जाएंगे, थोड़ी सी फीस लग जाएगी, वो बचाने के चक्कर में बहुत सारे झंझट में पड़ जाते हैं और अपनी बीमारी को बढ़ा के लेके आते हैं। मैंने कुछ पेशेंट देखे हैं जिनका मेरे को बहुत बाद में अफसोस हुआ, जिनको ब्लीडिंग का हिस्ट्री 1.5 साल से थी, बाद में आए, अपने चेक करते हैं तो पता लगा कैंसर बढ़ चुका है। तो अगर वही आदमी पहले दिन आ जाता तो उसका कैंसर बढ़ा हुआ नहीं रहता, तो ऑलमोस्ट क्योर हो जाता। तो जहां तक हो सके डॉक्टर के पास जाएं और उचित डॉक्टर के पास जाएं, जो कि वास्तव में डॉक्टर हो, जिसके पास डिग्री हो, उसके पास जाएं, उससे चेक करवाएं और उससे ट्रीटमेंट लें। खाली जाके काउंटर पे जाके मेडिसिन ले लेने का या अपने पड़ोसी से पूछ के कोई दवा खा लेने का, या कोई नीम हकीम जो कि नॉट क्वालिफाइड है उससे जाके कुछ भी ले लेने का, ये गलत हो जाता है। सेल्फ मेडिकेशन ना करें। ना करें।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपने बवासीर और उसके उपचार विषय पर हमारे तमाम सुनने वालों को कठिनतम जो प्रश्न हैं उनके समाधान हेतु आसानी से सरलतम भाषा में समझाइश दी है और उपाय बताए हैं। और विविध भारती में आने के लिए आपका विविध भारती की ओर से, सुनने वालों की ओर से तहे दिल से शुक्रिया। हमारी तरफ से भी राजेंद्र जी, आपको, विविध भारती को और सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी मुलाकात जनरल सर्जन डॉक्टर प्रमोद जैन के साथ। आज की चर्चा का विषय बवासीर और उसके उपचार। प्रोग्राम आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, हमें खत लिखकर, ईमेल करके, जैसे भी आप बताना चाहें अपनी राय से अवगत जरूर कराइएगा। और अब चलते चलते आपको बता दें, आज के कार्यक्रम में हमारे तकनीकी सहयोगी रहे निखिल धामापुरकर और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रामकरण मीणा। अब दीजिए आज के सेहतनामा कार्यक्रम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार। आज के पिटारे में था सेहतनामा, जिसकी बारी पिटारे में हफ्ते में सिर्फ एक दिन आती है। वैसे पिटारा तो सातों दिन खुलता है। हर रोज सुनिए।